किरण ITI की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं सत्यपाल। जैसे कि आपको क्लासेस से पहले क्लास ली थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर नई टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हूँ। चलिए तो आगे चल के इन क्वेश्चनों को हल करते हैं और जानते हैं ये क्वेश्चन कैसे हल होंगे। मुझे खूब मालूम है और आप लोगों को भी खूब मालूम होगा कि ये ऑनलाइन क्लास है आपके लिए ही चलाई जा रही हैं। आपके परीक्षा दृष्टिकोण से देखते हुए इन क्लासेस को आपके भले के लिए ये क्लासेस स्टार्ट किया जा रही हैं। इन क्लासेस में आप सभी भाइयों को या छात्रों को जरूरी है इन क्लासेस को देखना, जिससे इन क्लासेस से देखकर आगे आने वाली परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, XLPE केबल का पहला क्वेश्चन है। XLPE केबल का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण नाम क्या है? ये XLPE केबल होती क्या है? इसका क्वेश्चन में आपको सिर्फ नाम बताना है, ठीक है। तो इसके जो विकल्प है, आपको पहला है ए क्रॉस लाइन पॉलीथाइन पॉलीइथाइलिन पॉलीइथाइलिन केबल हाँ। दूसरा है बी विकल्प है आपका XSEEXX लाइन फेज अर्थिंग EARTHING अर्थिंग। सी वाला विकल्प है क्रॉस लिंक्ड लिंक्ड पॉलीथाइलिन पॉलीइथाइलिन पॉलीइथाइलिन। डी वाला है आपका XSLENCH लेंथ पेपर एंड एबोनाइट। मैंने आप लोगों को ये एक क्वेश्चन में XLP का पूरा नाम पूछा है। ये इस XLPE केबल का पूरा नाम क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के, इन चारों विकल्पों को पढ़ के ध्यान से, फिर आपको उत्तर लगाना है
इथाइलिन क्रॉस, तीसरा सी नंबर का क्रॉस लिंक्ड पॉलीथाइलिन। इस जो केबल दे रखी है इसका पूरा नाम कौन सा है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन केबल का नाम है। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चे लोग, आप लोग सब समझ चुके होंगे कि ELPE का जो शॉर्ट फॉर्म दे रखी है उस केबल का पूरा नाम क्या है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नया और आपको बताते हैं क्वेश्चन लिखते इस पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमिगत केबल में भूमिगत केबल में भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? ये दे रखा है भूमिगत केबल होती हैं। अब बात करते हैं केबल किसे कहते हैं। जैसे आपने XLPE का पूरा नाम बताया था, तो हम लोगों में उसमें बताया नहीं था मैंने केबल क्या होती है। अब इसमें बोल रखा है सर्विंग परत जो होती है, सर्विंग लेयर जो होती है वो होती क्या है। ठीक है, सर्विंग लेयर क्या होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। किसी भी केबल में मुख्यतः 6 प्रकार की जो भूमिगत केबल होती हैं, 6 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। सबसे पहली जो परत होती है वो आपकी होती है, पहले मैं इसको क्वेश्चन को वो लिख दूं अब विकल्प, फिर इसको समझाता हूँ। ठीक है, नंबर 1, भूमिगत केबल, अब मैंने ये विकल्प लिख दिए हैं। अब सर्विंग परत क्या होती है इसने ये पूछा है। जैसे मैंने एक अंडरलाइन किया, अपने मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे तो दिखाई दे रहा होगा कि सर्विंग जो परत है वो क्या काम करती है केबलों के लिए। इसका क्या काम है केबल बनाने में, कि सर्विंग परत क्यों लगाते हैं
और किस इसका काम क्या उद्देश्य क्या है बनाने का केबल में सर्विंग परत का। तो मैं इसका आंसर तो इसका आपका डी है, अर्विंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। देखो किसी भी भूमिगत केबल है उसकी 6 परत होती हैं। भूमिगत केबल वे केबल होती है जो भूमि से इलेक्ट्रिक ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करती हो, भूमिगत केबल कहलाती हैं। पहली बात तो भूमिगत केबल क्या होती हैं, वे केबल हैं जो भूमि के अंदर से विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसमिट करने का या भेजने का काम करती है, भूमिगत केबल कहलाती हैं। तो विद्युत जो होती है वो अंडरग्राउंड होकर भेजने का जो काम कर रही है केबल के थ्रू, वही आपकी भूमिगत केबल कहलाती है। अब पहले बात आती है केबल क्या है। केबल एक तरह की आपकी कंडक्टर ही होता है, बस शर्त उसके कंडक्टर के ऊपर, उस कंडक्टर के ऊपर आपकी एक इंसुलेशन की परत चढ़ा दी जाती है। जब परत चढ़ाने के बाद कंप्लीट कर दी जाती है तो उस कंडक्टर का नाम ही केबल बता दिया जाता है या बना दिया जाता है, या केबल को कह दिया जाता है, इसी को हम केबल कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। सीधी सीधा फंडा ये है, किसी भी केबल को अगर बात करें तो हमारे घरों में जो जितने भी इंसुलेटेड केबल कंडक्टर होते हैं वो सारे केबल के अंतर्गत आते हैं। केबल विभिन्न प्रकार की होती हैं, वोल्टेज के आधार पर होती है, बनावट के आधार पर होती हैं, कई प्रकार की केबल होती हैं। तो इस केबल में एक ही केबल का जिक्र किया गया है, वो केबल है आपकी भूमिगत केबल में जो आपका अंतिम परत चढ़ाई जाती है। सर्विंग का काम क्या है, तो सर्विंग का काम आपको बता दिया है मैंने। अर्विंग एक परत होती है, सर्विंग से पहले वाली परत होती है, उसकी वायुमंडलीय स्थिति से बचाना होता है, वायुमंडल की स्थिति से। दूसरा काम उसका क्या होता है सर्विंग का, दूसरा काम आपको होता है केबल की सुंदरता भी प्रदान करने का काम करती है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे केबलें होती हैं। देखो केबल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है आपका। देखिए ये मैंने आपको 6 परत बताई है केबल की, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप लोगों को दिख रही होंगी 6 परत दिख रही हैं, और 6 परतें आपकी इस तरह बना दी जाती हैं कि जैसे जैसे आपको परत पर चढ़े, पहला परत होता है कंडक्टर, कंडक्टर होता है। दूसरी परत इंसुलेशन होता है,
लेयर। तीसरी पर वेल्डिंग होता है। चौथी पर 1 2 3 मेटल शीट। मेटल शीट। पांचवी जो परत होती है, 1 2, इसको आप गलत करते हो। ये वाली इंसुलेशन हो गई, ये वाली आपकी बेंडिंग हो गई, ये वाली आपकी मेटालिक शीट हो गई, और ये आपकी आर्मेरिंग। अर्निंग होती है, अर्निंग होती है, लास्ट की परत आपकी अर्निंग होती है। ARMOURI, अर्निंग लेयर। लेयर मेटालिक शीट। मेटालिक शीट वेल्डिंग। वेल्डिंग, ठीक है। और ये होता है सर्विंग। अब मैं इन सबका काम बता दे रहा हूँ आपको। कंडक्टर में करंट का प्रवाह होता है, जिससे लाइट का एक स्थान दूसरे स्थान में भेजने का काम करता है कंडक्टर। इंसुलेशन का काम होता है करंट को रोके रखना, कहीं एक कंडक्टर के दूसरी परत में करंट ना चलाए, मतलब एक तरह का ये इंसुलेशन का काम करता है। दूसरी तरह जिसे इंसुलेशन लेयर कहते हैं। मेटालिक शीट का मतलब होता है बेंडिंग, सॉरी बेंडिंग का मतलब होता है ये इंसुलेशन जो परत होती है उसकी रक्षा करती है, उसे बांधने का काम करती है, इसीलिए बेंडिंग कहा जाता है। मेटल एक बेंडिंग के ऊपर एक और परत चढ़ाई जाती है, इसे मेटल शीट कहते हैं, वो बेंडिंग को बांधने का काम करती है। ये कह सकते हैं क्षति को, यांत्रिक हानि से बचाने के लिए मेटालिक शीट प्रदान की जाती है। दूसरी होती है अर्मिंग होती है, ये पत्तियों की बनी होती है, ये भी आपको ये मेटल पत्तियों से बनी होती है, ये मतलब मोटी मोटी पत्तियों से, ये पतली पतली पत्तियों से बनाई जाती है, जो आपको इसको बचाने काम करती है। इसी तरह के ये अर्विंग है, जो वायुमंडल में जो हो रही घटनाएं हो रही हो उसको कुप्रभावों से बचाने का काम करती है सर्विंग लेयर, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे आप? अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इस लूप टेस्ट से यूजी केबल के यूजी केबल के किस प्रकार के फॉल्ट फॉल्ट या दोष दोष का पता पता लगाया जा सकता है।
लगाया जा सकता है। नंबर 1 विकल्प बंद पर पद दोष का। दूसरे बी विकल्प है आपका लघु पर पद दोष। नंबर 3 है सी है विकल्प आपका खुला परपद दोष। और नंबर डी विकल्प है आपका डी विकल्प आपका कमजोर इंसुलेशन दोष। कमजोर इंसुलेशन कमजोर इंसुलेशन लेशन इंसुलेशन दोष। इसका जो चित्र है आपका इस लूप टेस्ट। ये एक लूप टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? लूप टेस्ट। जो चित्र बना दिया है वो लूप टेस्ट का है। ठीक है। इस लूप टेस्ट के द्वारा जो यूजी केबल होती है अंडर यूजी का मतलब अंडरग्राउंड केबल। यूजी का मतलब इसमें क्या है? अंडरग्राउंड केबल। क्या है? अंडरग्राउंड केबल। ठीक है। यूजी का मतलब क्या है आपका? अंडरग्राउंड केबल। किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जा सकता है? ये पूछ रहा है किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि इससे आप फॉल्ट का पता लगाएंगे जो आपका बी है शॉर्ट। क्योंकि इसलिए हमारे जो दे रखा है ये शॉर्ट सर्किट कर दिया है। क्या कर रखा है? शॉर्ट कर रखा है। क्या कर रखा है? शॉर्ट कर रखा है। अतः हम कह सकते हैं ये शॉर्ट केबल कर रखी है। ये तीसरी केबल, जैसे हम दो केबलें दे रखी है लूप टेस्ट के लिए, एक तीसरी केबल का पता लगाते हैं जिससे हम बैटरी से, इससे जो बैटरी लगा रखी है जिससे हम रेजिस्टेंस का मापन करते हैं। अगर रेजिस्टेंस का मान अनफाइनाइट आए तो हम कह सकते हैं कि केबल खराब है। यही चेक करते हैं तो हम कह सकते हैं केबल कहीं शॉर्ट तो नहीं है, वही है। और शॉर्ट होने पर ही क्या कहेगा?
केबल का रेजिस्टेंस हाई दिखाएगा या मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा या इनफाइनाइट दिखाएगा। अतः सीधे सीधे बोल सकते हैं केबल खराब होने पे केबल का जो मान आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, केबल खराब होने पर। इसलिए किसे क्या करते हैं, अतः आप इस समय इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमने ये चित्र बना दिया है एक लूप टेस्ट का है। इस लूप टेस्ट के अंतर्गत हम किस चीज का टेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं लघु परपथ फॉल्ट का पता लगाते हैं। लघु परपथ फॉल्ट को इंग्लिश में बोला जाता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्या बोला जाता है? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोला जाता है। ठीक, तो हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का ही पता लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का पता लगाते हैं। किसके जरिए से? लूप टेस्ट केबल के जरिए से अंडरग्राउंड केबल का शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पता करते हैं। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नया क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं ठीक है, समझ गए ना? समझे? मुझे ऐसा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को भली भांति जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, तांबे के परमाणु के तांबे परमाणु के आवंधन आवंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या होते हैं? होते हैं। तांबे के परमाणु के आवंध में तांबे के परमाणु के आवंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या दे रखा है? आवंध चक्र में, है ना? आवंध चक्र का मतलब होता है आपका, इसमें दे रखा है बैलेंस सेल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैलेंस सेल। बैलेंस सेल मतलब होता है संयोजकता की कक्षा होती है। चक्र बोलो या कक्षा बोलो, चक्र का मतलब कक्षा भी कह सकते थे। ठीक है, कक्षा कह सकते हैं। दूसरा आवंध चक्र मतलब बैलेंस सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, आवंध कक्षा, उसकी कक्षा जो होती है, जैसे हम एक आप लोगों को परमाणु संरचना जो पढ़ाई होगी उसमें आप लोगों को बताया गया होगा परमाणु संरचना। पहले मैं रिव्यू थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। जैसे एक कोई नाभिक होता है, उस नाभिक में जैसे ये मैंने बना दिया, इसमें एक बिंदु रख दिया है बीच में, उसको हमने मान लिया नाभिक। क्या मान लिया? नाभिक मान लिया। ठीक है, नाभिक मान लिया। और इसके जो चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उन्हें आमंद कक्षा कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही प्रोटॉन होते हैं। इसीलिए किसी भी परमाणु का जो आवेश होता है, अणु का जो आवेश होता है वो शून्य होता है या उदासीन होता है। क्यों? हम जानते हैं परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ऋण,
उतना आवेश होता है जितना प्रोटॉन के पॉजिटिव आवेश के बराबर होता है। अब हम दोनों को एक साथ कंबाइंड करते हैं तो किसी भी परमाणु या अणु का जो आवेश होता है वो क्या होता है, उदासीन बन जाता है, क्योंकि नेगेटिव और धन को मिला के जीरो हो जाता है, इसलिए जो उदासीन कहलाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, जब हम परमाणु संरचना पढ़ते हैं तो परमाणु संरचना में आपको किसी परमाणु की संरचना के बारे में बताया जाता है। परमाणु संरचना में परमाणु की संरचना के बारे में बताया, तो जैसे हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि एक कोई नाभिक दे रखा, उस नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तब हाइड्रोजन की बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन आपकी उसकी कक्षा में चक्कर लगाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अपनी जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सूर्य एक केंद्र पर मान लिया जाता है, उस केंद्र को मानकर सारे जो ग्रह हैं उसकी परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार हम किसी भी नाभिक की या किसी भी परमाणु के बारे में या परमाणु संरचना के बारे में बताएंगे तो एक तरह का उदाहरण आपकी सौरमंडल में जो ग्रह हैं उस तरह की संरचना बता सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो सौरमंडल में सूर्य का केंद्र है, उस केंद्र को मानते हुए सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। जो परिक्रमा करते हैं, जिस एरिया में करते हैं, उस एरिया को नाम दे रखा है क्या, कक्षा या बैलेंस शेल। इसमें आपको इसकी रूपरेखा को बताएंगे तो क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन मान लिया परमाणु है, एक हमने मान लिया हाइड्रोजन एक परमाणु है, उसके नाभिक में हमको पता है, आपको भी पता होगा कि एक परमाणु में एक न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, एक प्रोटॉन उपस्थित होता है, सॉरी एक प्रोटॉन उपस्थित, न्यूट्रॉन उसमें जीरो रहते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रॉन उसमें जीरो होते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, एक होता है। ऐसे ही जब प्रोटॉन एक होता है किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर, जिस तरह से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर उपस्थित चक्कर लगाते हैं। जो चक्कर लगाते हैं, जैसे ये चक्कर लगा रहे हैं, ये चक्कर को ही हम कैसे आवर्त चक्र कहते हैं। समझ गए आवर्त चक्र क्या होता है, इसे बोलते हैं बैलेंस सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल कहते हैं। ठीक है, बैलेंस सेल कहते हैं। अब ये बात किसका, ताबे की बात कर रहा है। अब आप बताइए ताबे में कितने, लास्ट की जो कक्षा है, जो अवंत कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। अब कैसे होता है ये चीज जान लीजिए, कैसे होता है। एक कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है। ठीक है, अतः 2 8 8 18 इस तरह होगा। ठीक है, ये आपका जो मैंने चक्र बना दिया है, 2 8 18 1, मतलब 2 8 10 10 18 28 1 29, परमाणु क्रम 29 होता है। ये आपकी किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अवयव के नियम के अनुसार, आपने एक अवयव का नियम पढ़ा होगा, उसके अनुसार ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। या आपने पढ़ा होगा ई एन, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ई एन स्क्वायर के बराबर होती है, एन स्क्वायर के बराबर होती है, एन स्क्वायर के बराबर होती है। किसी भी परमाणु की अंतिम हो या पहली हो तो ई या एन एन स्क्वायर के बराबर होती है कक्षा में उपस्थित। ऐसा हम कह सकते हैं एन बराबर का है कक्षाओं की संख्या। एन क्या है, कक्षाओं की संख्या। तो एन जो एक मान लीजिए, तो पहली कक्षा में आपके कितने होंगे, टू एन बराबर, सॉरी 2n बराबर होती है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थित संख्या कितने, 2n के बराबर होती है। तो 2 इंटू एक का वर्ग करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार दूसरी कक्षा की बात करेंगे, 2 इंटू 2, तो 2 का वर्ग करेंगे 4,
तो 4 × 2 = 8 हो गए। इसी पे तीसरी कक्षा की बात करेंगे तो 2, तो 2 × तीसरी कक्षा की बात कर रहे हैं हम, तो 3 का वर्ग करेंगे 9, तो 2 × 9 = 18। इसी प्रकार हम 4वीं कक्षा की बात करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे इंटू 2 करेंगे तो 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकाल सकते हैं कि इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः हमें पता चल गया ये से कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 29 होता है। तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस शेल कहते हैं। जिस कक्षा में, अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो ही आपका बैलेंस शेल कहलाता है। और कितने होंगे इसी को हम बैलेंस कहते हैं, बैलेंस ही कहते हैं, सॉरी बैलेंस ही कहते हैं, ठीक है, संयोजकता कहते हैं हिंदी बात करें तो। अब आपका विकल्प दे रखा है आपने इस क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसका हल क्या होगा। ए विकल्प बराबर 1 है, बी विकल्प बराबर 2 है, सी विकल्प बराबर 8 है और डी विकल्प बराबर आपका है 18। अब बात बताइए हमें इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ। अब मुझे पता है आप लोग इस क्वेश्चन को आंखें समझ गए होंगे, तो आपको बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 18 होगा। आपका आंसर क्या होगा, आंसर 18 होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, नियोन लैंप नियो लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्नार्थ चिन्ह, ये अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका। विद्युत नियोन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके विकल्प है आपके, ए विकल्प है आपका ऊष्मीय प्रभाव, बी विकल्प है आपका चुंबकीय प्रभाव, सी है ऑप्शन आपका रासायनिक प्रभाव, डी है आपका गैस आयनीकरण प्रभाव। अब मैं बताता हूं आपको विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है। जब इफेक्ट की बात कर रहा है, इफेक्ट क्या होता है, जो इफेक्ट विद्युत धारा का इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते क्या है, पहले आप लोग समझ लीजिए, ध्यान से समझ पढ़िए, सुनिए। इलेक्ट्रिक इफेक्ट वे चीज होती है जब किसी विद्युत धारा में किसी माध्यम के थ्रू धारा प्रवाहित की जाती है, जब उसका जो प्रभाव पड़ता है वही उसी का प्रभाव कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, हम इलेक्ट्रिक प्रेस से क्या करते हैं, आप समझिए, ध्यान रखिए, आपने सब कुछ जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक प्रेस से हमें कपड़ों पे इस्त्री की जाती है या प्रेस की जाती है कपड़ों पे, सीधी सीधी भाषा में प्रेस करते हैं। तो कैसे करते हैं, गर्म, किससे गर्म हुई, लाइट से, क्या प्रभाव पड़ा, हीट इफेक्ट, समझ गए। इसी तरह से आपके कई प्रभाव होते हैं, अलग अलग माध्यम में विद्युत धारा प्राप्त करने पर अलग अलग प्रभाव होते हैं।
उन अलग अलग प्रभावों को उनके इफेक्ट के आधार पर नाम रख दिए जाते हैं। ठीक, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। अब कहता ऊष्मी इफेक्ट, समझ गए प्रेस। चुंबकीय इफेक्ट, जब किसी कॉइल में विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसकी मैग्नेट बन गया, उसी को हम चुंबकीय प्रभाव कह दिए। रसायन प्रभाव बैटरियों में होता है, जब हम विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं तो उसमें रसायन की फॉर्म में ऊर्जा स्टोर हो जाती है, इसी को हम रसायन प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार गैस आयनीकरण, जब किसी गैस से मैं विद्युत धारा प्राप्त किया तो उसके आयनीकरण आयनों में टूट जाती है, इसीलिए को हम गैस आयनीकरण कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं एक नियोन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव होता है, इसका जो उत्तर है वो आपका है गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव। ठीक है, इस तरह मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।